Assalamu alaikum students. My name is Haris Sanif and I do teach paper CAF 8 Audit and Assurance at Tabani's School of Accountancy and this is my WhatsApp number. अच्छा, इस वीडियो का मकसद क्या है? एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है हमारे ऑडिटिंग के एग्जाम में और पेपर में आता ही आता है। अगर आप रिसेंट पास पेपर्स देखें आईकैप के, तो उसमें आपको नजर आएगा कि रिस्क का और प्रोसीजर्स का इसका वॉल्यूम थोड़ा सा है। अच्छा, अब सिस्टम क्या है? एक छोटा सा सवाल ये है कि सर क्या ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट। सर क्या ये याद करने वाला टॉपिक है या केस स्टडी बेस्ड है? सर ये टॉपिक रट्टा था किसी जमाने में शायद। अब जब आप इसको एनालाइज करोगे ना रीसेंट पास पेपर्स में, तो आपको नजर आएंगे इसमें केस स्टडीज, और केस स्टडीज में आपको केस स्पेसिफिक आंसर देना है, रेटाफिकेशन में नहीं देना। अच्छा, होती है बहुत सारी चीजें, रोट लर्निंग है कैफ 8 के अंदर, आई कैप के ऑडिट के पास पेपर में, कि जैसे फलानी डेफिनेशन पूछ ले, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क वगैरह। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ ही होगा। तो किसी जमाने में रट्टा करने का था, शायद था, अब नहीं है ये। अच्छा, एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड में बताऊंगा, एक अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। सो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। देखें, सबसे पहला पॉइंट तो ये एक टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। और रिस्क क्या चीज है? ऑडिटर असेस करता है रिस्क। सबसे पहले तो ये देखिए रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। अब आप है ऑडिटर, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है? आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका शिकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने ये असेस करना है रिस्क कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या गलत हो सकता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसके लिए? देखिए, कीप इट वेरी सिंपल। मैं इस शॉर्ट वीडियो में सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए आंसर ड्राफ्टिंग, मेरा जो मेन पर्पस है ऑफ दिस वीडियो, वो आपके सामने शेयर करूंगा। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को प्रेजेंट की जा रही है, जिसमें सच होना चाहिए, झूठ नहीं हो। मेरा मतलब है ट्रू एंड फेयर हो, झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, जो हो रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डबल एंट्री बनाओ। जो हो रहा है वो डबल एंट्री बनाओ। मैंने लोन लिया है तो डबल एंट्री बनाओ, 100 रुपए का लोन, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। जो हो रहा है वो बताओ, सच बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुनाफिकत नहीं करो। ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पर्पस। और एक ऑडिटर यानी कि आपको, कैफ 8 के बच्चों को क्यों हम लोग ये ऑडिट पढ़ा रहे हैं? ताकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई झूठ तो नहीं है, सब कुछ सच है। अब एक चीज, लेकिन एक ऑडिटर की पहचान क्या है? एक ऑडिटर की पहचान ये है कि ऑडिटर को एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाइल से सोचना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने का पहला उसूल है शक करना। इन्वेस्टिगेशन का पहला उसूल क्या है? शक करना। अब सवाल ये कि शक हम करेंगे, रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग। ऑडिटर शक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या गलत हो सकता है। सवाल, वाई टू असेस द रिस्क इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बेटा, सवालिया निशानियां तो ये है कि क्यों असेस करना है रिस्क। द आंसर इज ताकि हम अपना रिस्पॉन्स तैयार कर सकें। रिस्पॉन्स तैयार कर सके। अब आइजा का नंबर में अगर कोट कर दूं तो आइजा 330 है, ऑडिट रिस्पॉन्स, रिस्क रिस्पॉन्स। खैर एनीवेज, मैं आइजा की नंबरिंग पर नहीं जा रहा, उसके नाम पर नहीं जा रहा। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पर्पज है वो ये है कि इस चीज को रिकैप करते हुए आंसर ड्राफ्टिंग। देखिए, आप रिस्क को असेस क्यों करते हैं? ताकि आप रिस्पॉन्स तैयार कर सको अकॉर्डिंगली। और आपका रिस्पॉन्स क्या? आपके प्रोसीजर्स, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। सर जी, हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे देना है ये हमने बताना है ना। तो अब जरा देखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और असर्शंस होती हैं। यानी कि असर्शंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की असर्शन है। गिविंग इट वेरी सिंपल एग्जांपल, IS2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कहते हैं इन्वेंट्री को कॉस्ट एनआरवी पे लोअर दाम पे रिकॉर्ड करो, असर्शन वैल्यूएशन। तो खैर, अब मैं असर्शन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं आपको रिलेशनशिप पढ़ा रहा। सो दैट्स द थिंग यू ऑल नो। सो बेसिकली द थिंग इज दैट रिस्क असेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या गड़बड़ हो सकती है। आगे बढ़े। अब एग्जांपल, ये एक छोटी सी मिसाल लिखिए, मशीनरी इज नॉट बीइंग ऑपरेटेड। मशीनरी इज नॉट ऑपरेटेड एज इट वाज डिजाइन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट इन इट। रिक्वायरमेंट क्या है? जरा ये देखें बेटा, रिक्वायरमेंट ये है, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स।
और ये बात हम जानते हैं कि छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट तो इग्नोरेबल है, हमने मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। तो आंसर ड्राफ्ट कैसे करोगे, ये मसला है। आंसर ड्राफ्ट कैसे करोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से रिस्क निकालो, तो बेटा रिस्क है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ क्रैक्स कि आंसर को लिखना कैसे है। देखिए, मैं जब अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एट टीएसए, तो टीएसए में जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ऑडिट, तो मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ ऑडिट पढ़ाते वक्त कि एक ऑडिटर को ऑडिट से ज्यादा अकाउंटिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई बंदा मुझसे बोले कि हारिस भाई ये एसी लगा हुआ है चेक करो, मैं तो नहीं चेक कर सकता, मुझे तो आता ही नहीं है वो काम। अगर कोई बंदा मुझे बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, मैं चेक कर सकता हूँ, मुझे आता है। तो इसका मतलब एक ऑडिटर की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अब सुनिएगा जरा, क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आपको बताना है। आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे, मेन पॉइंट है आंसर ड्राफ्टिंग। बच्चे मेन पॉइंट क्या है, आंसर ड्राफ्टिंग। आपने आंसर ड्राफ्टिंग के कुछ की पॉइंट्स में आपको नोट करवाता हूं। सबसे पहले आप लिखो मैटर, लंबी नहीं करना, लंबा नहीं करना भाई आंसर को, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता ये पेपर देते हुए, हमने कंसाइज बात करनी है। बेटा मैटर के बाद आपने एक बात करनी है कि आपने लिखना है करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या लिखना है बेटा, करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये लाजमी लिखें। इसका टीजर जरूर दें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता क्या है। क्योंकि जब कोई, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करूं, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तुझे ये करना चाहिए था, तूने ये किया, होना क्या चाहिए और है क्या। मैटर, करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर आपने साथ लिखना है रिस्क। रिस्क पता है क्या चीज है, रिस्क कहते हैं क्या गलत हो सकता है। रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट। अब बच्चे क्या करते हैं, अमूमन अमूमन बच्चे ये करते हैं, इधर आंसर फुल स्टॉप कर देंगे। ओ भाई आप बिल्कुल, यू आर जस्ट अवे फ्रॉम गेटिंग फुल मार्क्स। मैटर, टीजर, करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट, और इस रिस्क का होने वाला इंपैक्ट जरूर लिखें। इंपैक्ट, और इंपैक्ट हमेशा आपने लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर, सो ये 4 स्टेप्स मॉडल याद रखे, मेरी बात ये सुने, 4 स्टेप मॉडल याद रखे, मैटर, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिस्क, और उसका होने वाला इंपैक्ट क्या आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, इसके ऊपर बात करनी है। तो ये साथ साथ आई एम अज्यूमिंग, अगर आपके किसी को कॉपी करना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। मेरा नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको आंसर ड्राफ्ट करके बताता हूँ। देखो, मशीन ऑपरेट नहीं हो रही जैसा ये ऑपरेट होनी चाहिए, इसका मतलब मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। ये क्या लिखा हुआ है, मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। इसका मतलब भाई ये जो मशीन है ये वैसे ही नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए। सोचो सोचो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मशीनरी है, एनसीए, हाँ या ना, IS 16 लगाते आ रहे, लगा सर, याद आया मशीनरी सही नहीं चल रही तो इस पे IS 36 लगेगा, इम्पेयरमेंट का। मशीन सही काम नहीं कर रही है, इम्पेयरमेंट का, इंटरनल इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट की। आपके जहन में ये सोचो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगना चाहिए, वो तुम्हारे जहन में क्लिक होना चाहिए। अब ऊपर से अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं ना, FR वगैरह, वैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ के आ रहे हैं आप, आपको ये चीज आनी चाहिए जहन में। अब मैं आपको इसका आंसर ड्राफ्ट करके बताता हूं क्या है। IS 36 इम्पेयरमेंट का है। अब जरा ये देखें, ये 4 स्टेप्स मॉडल आपके जहन में है। अगर मैं आपको एक हल्का सा रिकैप देता चलूं कि IS 36 क्या है, कि अगर आपके पास कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, अब मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, कि रिकवरेबल अमाउंट भी हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज, ठीक है। फिर वैल्यू इन यूज 5 साल की कैश फ्लो प्री टैक्स डिस्काउंट फैक्टर, इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाना भाई। लंबी डिटेल में जाते हैं सब्सटेंटिव में, आप सब्सटेंटिव नहीं कर रहे हो, रिस्क कर रहे हो। तो जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होती है तो रिजल्ट में जो भी आपके पास अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपके पास क्या कहलाएगी, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अब अगर मैं कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, अगर आपके पास ये 60 है और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो लेट से आपके पास 40 है, तो भाई 60 आपके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब 20 का इम्पेयरमेंट लॉस है। इसकी डबल एंट्री, यस डबल एंट्री, एंट्री लाजमी सोचे, एंट्री लाजमी सोचे, मैं फिर से कह रहा हूं एंट्री लाजमी सोचा करें, बच्चे एंट्री नहीं सोचते। अच्छा, ऑडिट में पता है क्या है, ऑडिट में मार कौन खाता है, ऑडिट में मार वो बच्चा खाता है जो डायरेक्ट ऊपर से आता है, मैं ऑडिट करूंगा,
अबे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर ही रुको। सबसे पहला पॉइंट आपने ये चेक करना है इसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग के लेवल से। खैर अगर आपको ये वाली ट्रिक वगैरह देखनी है तो यू कैन व्हाट्सएप, आपको मैं फर्दर गाइड कर सकता हूँ। फिलहाल जरा इस आंसर पर है। एंट्री आपने क्या काम करनी है भाई, अब ये आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा डेबिट और एनसीए हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ये पीएनएल में रिपोर्ट कर देंगे और एनसीए की वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी, वैल्यू वैल्यू एनसीए की वैल्यू वैल्यू कीमत कम हो जाएगी, और वो वैल्यू जो कि आपने एसओएफपी में रिपोर्ट करनी है, वो वैल्यू जो आपने किधर रिपोर्ट करनी है, एसओएफपी में, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसिड क्रेडिट, यही एंट्री बनती है। बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आप अपना एसिड कितना यूज कर चुके हो, इंपेयरमेंट का मतलब होता है मजीद कितना यूज नहीं कर सकते। खैर भाई ये कीप इट वेरी सिंपल एंड नेचुरल। ये इसकी आपके पास डबल एंट्री बनी एसओपीएफ में। वैल्यूएशन इज द असर्शन, रिमेंबर दैट, वैल्यू इज द असर्शन। और ऑडिट के बच्चे जानते हैं कि ये क्या है आपके पास, ये आपके पास असर्शन है। डन हो गई बात। अब सर जी आंसर कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। मैटर उर्दू में पहले बताऊं, मैटर क्या है, मशीन काम नहीं कर रही भाई। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, करेक्ट ट्रीटमेंट ये है भाई कि ये आईएस 36 के हिसाब से, आईएस 36 के हिसाब से इंटरनल इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का, इंपेयरमेंट टेस्ट होना चाहिए। और ये जो कार्रवाई आपने की है ना, इस कार्रवाई को बोलते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट। इस कार्रवाई करने को क्या बोलते हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट। इंपेयरमेंट टेस्ट का मतलब होता है कि कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना, कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना इंपेयरमेंट टेस्ट है। और टेस्ट कब होता है, जब अलामत नजर आती है। अब एक बंदा नॉर्मल चल रहा है, मैं बोलूं भाई रुक कोरोना का टेस्ट करा ले, क्यों करा ले, अलामत नजर आएगी तो कराएगा ना टेस्ट। इसी तरीके से आईएस 36 कह रहा है कि भाई ये इंटरनल इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का, इंटरनल। खैर मैं आईएस 36 तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं तो आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ऑडिट में रिस्क आपको सोचना है, ऑडिट में आपका दिमाग ना दोनों एंगल से चलना चाहिए, अकाउंटिंग क्या कह रही है, ऑडिट क्या करना है। चलो भाई आंसर लिखते हैं, टाइम बहुत हो गया है। मैटर, करेक्ट ट्रीटमेंट, रिस्क और उसका एफएस के ऊपर इम्पैक्ट। अब जरा सुनो बेटा, इसका आंसर क्या है, मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं और जिस तरह पेपर में लिखना चाहिए। तो मैंने ये लिखा कि भाई जो आपकी मशीन है, मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट। ये बेटा ये मैंने क्या किया है, व्हाट इज दिस, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने मैटर लिखा है जो पेपर में लिखा हुआ है सवाल में, शॉर्टकट करके लिखो। मैं एक नॉर्मल तरीके से लिख रहा हूं कि बच्चे को समझ में आ जाए। मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट एंड, अच्छा बेटा मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं कि ये आपको पता चल जाए ये करेक्ट अकाउंटिंग लिख रहा हूं मैं, सही है। एंड एज पर आईएस 36, आईएस का नंबर लिखना जरूरी नहीं है, नहीं याद आ रहा छोड़ दें, घर का स्टैंडर्ड नहीं लिखना आपने, जो बस ट्रीटमेंट लिखनी है। एंड एज पर आईएस 36 it is the internal indicator of impairment which should be tested, and if carrying amount exceeds recoverable amount, then impairment loss would be charged। ये लिखा है मैंने करेक्ट ट्रीटमेंट। अब रिस्क क्या है बेटा, रिस्क क्या है, देयर इज अ रिस्क। अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं ना, रिस्क क्या है, रिस्क कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उलट कर दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब मुझे क्या मैसेज दे रहा है, इंपेयरमेंट टेस्ट कर। रिस्क किया मैंने, इंपेयरमेंट टेस्ट ही नहीं किया। सोचे अगर इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं किया और इंपेयरमेंट थी तो हारिस भाई ये डबल एंट्री नहीं बनेगी, जिसकी वजह से एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया। प्रॉफिट ओवर स्टेट, एसिड क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया। एनसीए की वैल्यू ओवर स्टेट, ये इंपैक्ट है।
ब्लैक कलर से क्या लिखा मैंने, मैटर। ये एक पर्पल कलर से मैंने क्या लिखा हुआ है आपके, सॉरी ये मरून कलर से क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं। पेपर में आप ये कलर वलर नहीं करना, गोला गंडा नहीं बनाना, एक ही कलर से लिखना है आपने, ठीक है, एक ही पेन यूज करना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो बेटा ये क्या लिखा है, देयर इज अ रिस्क दैट impairment test, there's a risk that impairment test was not conducted. If so, अगर ऐसा है बेटा, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेटा इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी चार्ज ना, चार्ज मतलब चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी चार्ज, ठीक है। आप लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हैं इन पीएनएल। अगर रिस्क क्या है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट चार्ज कंडक्ट ही नहीं किया, अगर ऐसा है तो प्रॉफिट ओवर स्टेट होंगे और एसेट भी ओवर स्टेट हो जाएगा, दैट्स इट। इफ सो देन एसेट एंड प्रॉफिट कैन बी ओवर स्टेटेड। इससे ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तान नहीं करनी है आपने, लंबी कहानियां नहीं लिखनी भाई घुमा फिरा के आप लोगों ने कि भाई ये हमारे पास है। इतनी लंबी चौड़ी दास्तान आपने नहीं करनी है, सिंपल रहते हुए बात करनी है कि भाई ये हमारे पास है, एसेट ओवर स्टेट होगा, प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। या फिर आप ये लिख दो एसेट एंड प्रॉफिट कैन बी ओवर स्टेटेड, या फिर मशीनरी की वैल्यू कैन बी ओवर स्टेटेड, मशीनरी कैन बी ओवर वैल्यूड, क्योंकि मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं पूरे एसेट की तो पूरा एसेट जो है वो ओवर स्टेट हो जाएगा। दैट इज द थिंग। ये तरीका होता है रिस्क को लिखने का। ये मैंने आपको एक चीज थोड़ी सी मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को बता दूं ताकि कुछ बेनिफिशियल हो जाए, क्योंकि बच्चे अक्सर ही कहते हैं सर टॉपिक समझ में आता है, टॉपिक समझ में आता है, उसको लिखें कैसे, ऐसे लिखते हैं भाई, ठीक है। अच्छा अब सिस्टम क्या है, और दूसरी बात मैंने जो क्लास के स्टार्टिंग में कही थी, इस वीडियो के स्टार्ट में, कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये थी कि ड्राफ्टिंग स्टाइल, इट क्वाइट मे बी पॉसिबल दैट आई विल बी arranging the workshop on the past papers of risk substantive procedures, and everybody is invited at this Tabani School of Accountancy। और शायद वो जब भी हो आप मुझे ये व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर किसी को वो, इट्स एन ओपन फॉर ऑल। खैर उसकी डेट्स में अभी अनाउंस नहीं कर सकता, आई विल बी अनाउंसिंग। आप टीएसए का पेज फॉलो कर सकते हैं, मेरा हारिस सनीफ ऑफिशियल का पेज फॉलो कर सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप वगैरह, बाकी ये तमाम चीजें, ठीक है। चले अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।